हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ धीरज। दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 7th का एक चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम होगा डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डेटा हैंडलिंग। दोस्तों, डेटा हैंडलिंग शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस वाले चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो होगा बेसिक डेफिनेशन होगा कि डेटा हैंडलिंग में डेटा किसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद रेंज कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में समझेंगे। देन अर्थमेटिक मीन, व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन को ही मीन कहा जाता है, ये समझेंगे। ठीक है, उसके बाद मीडियन के बारे में बात करेंगे, मीडियन क्या होता है। देन मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में समझेंगे। देन बार ग्राफ किसको कहते हैं उसके बारे में समझेंगे। और यहीं पे एक टॉपिक आता है डबल बार ग्राफ, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, और लास्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन कर करके देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक डेफिनेशन से। ओके, देखिए बेसिक डेफिनेशन में हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि डेटा किसको कहते हैं। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन में हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि व्हाट इज डेटा, डेटा कहते किसको हैं। तो देखिए डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट सच एज न्यूमेरिकल वैल्यू, मेजरमेंट। ठीक है, तो जो हमारा कलेक्शन ऑफ फैक्ट होता है, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू का कलेक्शन हो गया, मेजरमेंट का कोई कलेक्शन हो गया, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डेटा कह देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है, या बोल सकते हैं कि आपके क्लास में मान लीजिए 5 स्टूडेंट है जो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। एक का मार्क्स आ गया 40, दूसरे का मार्क्स आ गया 45, तीसरे का 50, चौथे का 60 एंड नेक्स्ट जो हमारा है मान लीजिए किसी का आ गया अगेन 60 आ गया। तो 5 स्टूडेंट का ये जो डेटा है, जैसे मान लीजिए एक का 40, एक को 45, एक 50, एक 60, अगेन 60, तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, डेटा कह देंगे। इट मीन्स कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट, ये एक कलेक्शन हो गया किसका, स्टूडेंट का, और उसके मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गया होगा डेटा किसको कहते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट। ठीक है, सच एज न्यूमेरिकल वैल्यू, मेजरमेंट। मेजरमेंट में कैसे बोल सकते हैं कि मान लीजिए ये 5 जो स्टूडेंट है, हो सकता है कि इसका अगर वेट का मेजरमेंट करना चाहें तो इसका 5 जो स्टूडेंट है सभी का जो वेट होगा वो डिफरेंट होंगे, तो वो जो 5 वेट आएंगे वो भी हमारा एक क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ फैक्ट हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग डेटा कह देंगे। समझ में आ गया डेटा किसको कहते हैं। नेक्स्ट वन, ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन। तो एवरी न्यूमेरिकल वैल्यू इन द डेटा, एवरी न्यूमेरिकल वैल्यू इन द डेटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा 5 स्टूडेंट था उसमें एक का 40, दूसरे का 45, तीसरे का 50, चौथे का 60, अगेन फिफ्थ का भी 60 मार्क्स आया। ये जो पर्टिकुलर मार्क्स आ रहे हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट का, वही हमारा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, एवरी न्यूमेरिकल वैल्यू इन द डेटा। ठीक है, इसी डेटा में जो हमारा एवरी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे 40, ठीक है, 45, 50, 60, तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, ऑब्जर्वेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑब्जर्वेशन कर देंगे। तो ऑब्जर्वेशन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जनरली क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हो आप 60 कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, 2 टाइम्स। 50 कितने हैं, 1 टाइम। 45 कितने हैं, 1 टाइम। और 40 कितने हैं, वो भी 1 टाइम्स। तो जो नंबर ऑफ टाइम्स जो है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। जैसे देखिए, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन अ डेटा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वो कितने टाइम्स डेटा में रिपीट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी कर देंगे। तो आई होप आपको ये 3 बेसिक चीज़ें डेफिनेशन के साथ समझ में आ गया होगा, डेटा, ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
आइए ये तीनों को हम लोग एक बार और एक एग्जाम्पल से अगेन समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डेटा है, ठीक है, क्या है, मार्क्स का डेटा, ठीक है। आपके स्कूल में 6 स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक का मार्क्स आया 20, दूसरे का 30, तीसरे का 40, चौथे का 50 एंड जो फिफ्थ वाला स्टूडेंट है उसका 50, अगेन 70। ये जो 6 स्टूडेंट हैं उसके जो मार्क्स आए हैं किसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए मैथ्स की बात करें, तो उसमें हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आया है, तो मैं इस पूरे को क्या कर दूंगा, डेटा कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें पर्टिकुलर 20, 30, 40, 50 अगेन 70 को हम लोग क्या कर देंगे, ऑब्जर्वेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑब्जर्वेशन कह देंगे, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, ऑब्जर्वेशन होंगे, ठीक है ना, क्योंकि पर्टिकुलर ये जो है पर्टिकुलर एक की बात कर रहा है, किसमें, डेटा में। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लीजिए ये जो 20 है 1 टाइम्स आया था, 30 भी कितने टाइम्स आया, 1 टाइम आया, 40 भी 1 टाइम आया, 50 भी 1 टाइम आया, ठीक है, नहीं 52 टाइम्स आ गया, ठीक है, 70 1 टाइम आया। तो ये जो नंबर ऑफ टाइम्स है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट कि डेटा किसको कहते हैं, ऑब्जर्वेशन किसको कहते हैं एंड फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जो हमारा है रेंज है, क्या है, रेंज। व्हाट इज रेंज, रेंज किसको कहेंगे, तो देखिए जो डेटा हमारे पास गिवन होता है उसमें का हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को अगर हम लोग माइनस कर देंगे वही हमारा रेंज कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे पास ये जो डेटा था, ठीक है, इसमें अगर मैं हाईएस्ट वैल्यू की बात करूँ, हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे कि 70 आया है, और सबसे लोएस्ट वैल्यू की बात करूँ तो 20 आया है। अगर ये दोनों का मैं डिफरेंस निकाल लूँ वही हमारा रेंज कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो रेंज इक्वल टू क्या हो सकता है, रेंज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। इसी को हम लोग रेंज कह देंगे, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे पीछे मैंने जो दिखाया था उसका अगर मैं रेंज निकाल लूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि रेंज इक्वल टू कितना आया था, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 70 और मिनिमम 20, तो 70 माइनस 20 इक्वल टू जो 50 आया यही हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक मीन, ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो सारे हैं क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं आगे आप क्लियर नहीं कर पाओगे क्या क्या हो रहा है। तो अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का मतलब सिंपल होता है कि आप क्या कर रहे हो, एवरेज। अर्थमेटिक मीन का मीनिंग ही होता है एवरेज निकालना। तो द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ही हमारा क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। और मीन जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसके बहुत फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जनरली मैं आपको 2 फॉर्मूले बताऊंगा, कि एक सिंपल वाला और एक डायरेक्ट मेथड कहते हैं उसको, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा मीन होता है, एक चीज़ और देख लेते हैं कि मीन को डिनोट किससे करते हैं, तो बोलेंगे डिनोटेड बाय एक्स बार, ऐसे इससे हम लोग मीन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि मीन का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशंस, ये हमारा एक सिंपल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा होगा किसको कहते हैं, ऑब्जर्वेशन अभी हमने बताया था कि कोई भी डेटा अगर आपके पास गिवन है तो उसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू ही हमारा ऑब्जर्वेशन कहलाता है। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मीन्स कि जितने भी डेटा में ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे सभी को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने ऑब्जर्वेशंस हैं उसको काउंट करके उससे डिवाइड कर देना है, वही हमारा मीन कहला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हमारा एक और फॉर्मूला होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ऐसे जनरली 7th में तो यूज़ नहीं होगा वो फॉर्मूले, फिर भी आप देख लो कि क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ। अब ये एफ क्या है वो समझने की बात है, तो मैं बोल सकता हूं कि वेयर एफ इक्वल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और एक्स क्या है, ऑब्जर्वेशन, क्या है, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, और इसका मतलब होता है सम, इसको बोलते हैं सम, समेशन, इसको समेशन भी बोलते हैं सम भी बोलते हैं। तो समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, मतलब जो फ्रीक्वेंसी गिवन होंगे उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसको सम कर करके क्या कर देते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करके उससे डिवाइड कर देते हैं, वही हमारा क्या कहला जाता है, मीन कहला जाता है, ठीक है। आई होप आपको 2 फॉर्मूले मीन के समझ में आ गए होंगे। चलिए मीन में इतना ही करना था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मीडियन है, ठीक है। चलिए मीडियन को समझते हैं। मीडियन क्या होता है, तो देखिए मीडियन जो हमारा होता है किसी भी डेटा का मिड वैल्यू होता है, किसी भी डेटा का क्या होता है, मिड वैल्यू होता है। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड, लेकिन वो डेटा किस में अरेंज होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं, छोटे से बड़े की ओर, और डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसके भी निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, इसके भी निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट, मान लीजिए डेटा आपके पास है, समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास डेटा है 2 है, 6 है, 8 है, 4 है एंड 5 है। ये हमारे पास क्या दे दिया, डेटा दे दिया। अब जो ये डेटा है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करूँगा तो 2, 4, 5, 6 एंड 8 होगा। अब इसके मिड वैल्यू की बात करता है, किसकी बात करता है, मिड वैल्यू को। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि इसका जो मिड वैल्यू है ये 5 है और ये हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये हमारा एक डायरेक्ट मेथड है, लेकिन इसका जो 5 आया उसका एक फॉर्मूला होता है। और ये देख रहे होगे आप कि ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, जिसको कि हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे n से रिप्रेजेंट कर देंगे। और कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट मीन्स कि मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो अगर ऑड नंबर है तो मीडियन निकालना बहुत ईजी हो गया। सिंपल क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके मिड वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, वही हमारा मीडियन कहलाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक और डेटा ऐड हो गया, सॉरी एक और ऑब्जर्वेशन ऐड हो गया। मान लीजिए यहाँ पे 10 आ गया। तो आप देख रहे होगे कि कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। इट मीन्स कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो n है कितने हो गए, 6 हो गए। और 6 हमारा इवन नंबर होता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अगर 6 आ गया इवन नंबर तो उसका मिड वैल्यू तो 2 हो जाएगा, ठीक है। एक 5th भी हो जाएगा और 6 भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर
राइट साइड की बात करें तो 2 इधर और लेफ्ट साइड में 2 इधर, तो ये दोनों को हमें क्या करना होता है, ऐड कर करके उसके मीड वैल्यू निकालने होते हैं, मतलब 2 से डिवाइड करने होते हैं। तो इस केस में हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू 5 + 6/2, इट मीन्स 11/2, और इसका आंसर हो जाएगा 5.5। ये हमारा मीडियन हो गया। लेकिन ये जो अगर ऑड हो और अगर इवन हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड हो और इवन हो, तो उसको मेनली ये जो हम लोग कर रहे हैं उसका एक फॉर्मूला भी है। तो चलिए उस फॉर्मूले को भी हम लोग देख लेते हैं कि उस फॉर्मूले से कैसे होगा। आना आंसर यही है, सेम है, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड बोल सकते हो और वो बाय फॉर्मूला मेथड होगा। तो चलिए उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कंडीशन क्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n क्या हो, ऑड हो, क्या हो, ऑड हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, ऑड हो, देन मीडियन इक्वल टू n+1/2 हो जाता है। यही हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो मीडियन तो है लेकिन इसको टर्म्स में डिफाइन कर लेते हैं। इतने टर्म्स, मान लीजिए यहाँ पे कोई डेटा है, एग्जाम्पल की ओर आप समझ लीजिए, 2 है, 4 है एंड 5 है, 7 है, 8 है, ये हमारे पास डेटा हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू कैसे समझेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n कितना हो गया, 5 है, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि n+1/2, तो 5 + 1/2 मतलब 6/2, यानी थर्ड जो टर्म होगा डेटा का, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए डेटा का थर्ड जो टर्म है कौन सा होगा, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ और ये थर्ड हुआ, हो गया। तो ये बाय फार्मूला मेथड हुआ, आंसर तो 5 ही आया। ठीक है, तो ये हमारा मीडियन निकालने का, अगर आपके पास ऑड नंबर हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, ऑड हो। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अगर इवन आता है तो हम लोग क्या करेंगे। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या कहता है, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो n है हमारा, क्या है, n क्या हो जाए, इवन हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल में समझिए कि मान लीजिए आपके पास 2 4 6 8 9 एंड 10 आ गया, ये हमारे कितने हो गए, डेटा हो गया। और इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 6 हो गए। अब जैसे ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 हो गए, तो अब उसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या करेंगे, क्योंकि 6 तो इवन नंबर है, तो उसके लिए हमारा जो मीडियन होता है, तो मीडियन इक्वल टू, आप देखोगे कि n/2 टर्म्स प्लस n/2 टर्म्स प्लस 1 करते हैं, और जो टर्म्स आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला निकल करके आता है। अब इसमें देखिए अगर इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, ये n आपके पास 6 है, तो फर्स्ट जो आप देखिएगा तो 6/2 मतलब थर्ड टर्म आ जाएगा। एक तो थर्ड टर्म आया और दूसरा क्या आएगा, थर्ड टर्म यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से थर्ड टर्म आ जाएगा और उसमें एक टर्म और ऐड कर देंगे, मतलब सेकेंड जो हमारा टर्म आएगा वो फोर्थ टर्म आएगा। और उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक थर्ड टर्म और एक फोर्थ टर्म, ये दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं।
इट मीन्स कि मीडियन क्या हो जाएगा आपके पास 6 + 8 / 2। तो 6 + 8 कितना होता है 14/2, इट मीन्स 7। इस क्वेश्चंस का जो मीडियन होगा बाय फॉर्मूला मेथड वो 7 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। आई होप मीडियन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, मोड है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो मोड है। मोड किसको कहते हैं, तो देखिए वही चीज़ है जो फ्रीक्वेंसी में हमने समझा था। फ्रीक्वेंसी में हमने देखा था कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कौन से ऑब्जर्वेशन कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहे हैं, इज कॉल्ड मोड। ठीक है, तो द मोस्ट फ्रीक्वेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इन दैट डेटा इज कॉल्ड मोड। और ये याद रखिएगा, मोड जो हमारा है या तो वन मोड भी आ सकता है, मतलब एक मोड भी आ सकता है, या मोर देन वन मोड भी आ सकता है, मतलब एक से ज़्यादा भी एक डेटा में मोड आ सकते हैं। वो हम लोग समझेंगे कि कैसे। या नो मोड, या हो सकता है कि कोई भी किसी का भी मोड ना हो। तो ये 3 कंडीशन होते हैं मोड का। या तो एक मोड हो सकता है, मतलब आंसर एक भी हो सकते हैं, हो सकता है एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं, या नो मोड मतलब 0 भी आंसर हो सकते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, उसमें इस चीज़ को मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोड आपको समझ में हो गया, आ गया होगा। याद रखिएगा मोड किसको कहेंगे, कि ऐसा ऑब्जर्वेशन जो डेटा में सबसे ज़्यादा टाइम से रिपीट हो, वही ऑब्जर्वेशन हमारा क्या कहला जाएगा, मोड कहला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहा जा रहा है, तो देखिए बोला जा रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ मैथ्स टेस्ट। एक किसी ग्रुप स्टूडेंट के ग्रुप में मैथ्स का टेस्ट हुआ था, और वो बच्चा जो था इतने इतने मार्क्स कैरी किया था। एक 85, सेकेंड 76, नेक्स्ट 90, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि इसमें इस डेटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट मीन्स कि एन कितना है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम लोग एन कहते हैं। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 9, या बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 हो गया। अब फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं। फाइंड रेंज एंड मीन। आपको 2 चीज़ें निकालनी है, रेंज और मीन फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट हमने रेंज में क्या पढ़ा था, रेंज इक्वल टू होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, उसमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वही हमारा क्या कहला जाएगा, रेंज कहला जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सा सबसे हाईएस्ट है, आई थिंक 95 जो है हमारा हाईएस्ट वैल्यू है, और सबसे लोएस्ट वैल्यू यस 39। तो मैं बोल सकता हूँ कि 95 माइनस 39 जो आएगा वही हमारा रेंज हो जाएगा। तो माइनस कर दीजिए, 6 हो गया और 5 हो गया, 56 इज द करेक्ट आंसर, रेंज। ठीक है, रेंज आ गया समझ में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा है मीन निकालना है। तो मीन के लिए हमने क्या बोला था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 9 है। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं कैसे हम लोग मीन को फाइंड आउट करेंगे। देखिए मीन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल वेसन्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
तो सम के लिए हमें क्या करना होगा, सभी को ऐड करना होगा। तो लिख देंगे 85, 76, 90, 39, 48, 56 प्लस 95, 81, 75 डिवाइड बाई 9, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 9। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो 645 डिवाइड बाई 9 आएगा। अब जब इसको कट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 71.66। ये हमारा क्या हो गया, इसका मीन आ गया। इस डेटा का क्या आ गया, मीन आ गया, मतलब एवरेज आया। मीन मीन्स हमने बताया था कि एवरेज होता है, ठीक है। तो ये एवरेज जो है मार्क्स, जो बच्चा ईच बच्चा जो एवरेज मार्क्स कैरी किया है वो 71.66 किया है। तो आई होप आपको मीन और रेंज निकालने के लिए ये प्रॉब्लम समझ में आ गया हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व करना है और इसमें क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट जो हमारा है कह क्या रहा है, द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स। यहाँ से क्या समझ में आया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, n 15 हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चंस को जब आप रीड करते हो तो उसी टाइम आप देख लिया करो कि उस क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है और वहीं से आप नोट डाउन करना शुरू कर दिया करो, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ये जो डेटा दिया गया होगा उसमें नंबर, टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने होंगे 15 होंगे। ऑफ अ क्लास आर दिस आप देख लेना। फाइंड दी मोड, यहाँ पे हमें मोड फाइंड आउट करना है एंड मीडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मीडियन के लिए हमने क्या पढ़ा था कि मीडियन अगर आपके पास फाइंड आउट करने बोले तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन है या ऑड है। अगर वो ऑड है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसका मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी देखा था और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं मीडियन की बात करूं, बाई फॉर्मूले मेथड की बात करूं तो क्या होता है n+1/2। और यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ऑब्जर्वेशन कितने 15 है। तो 15 + 1/2 मतलब 16/2 कितना हो जाएगा 8th टर्म। तो अगर मैं इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं, उसका 8 पोजीशन वाला जो नंबर आएगा ऑब्जर्वेशन होगा वही हमारा क्या होगा मीडियन होगा। तो सबसे पहले मैं इस डेटा को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा 32, 50, 35 के बाद 36, 37, 38 अगेन 38। उसके बाद आपके पास है, उसके बाद आपका 38 के बाद 40 है, 40 के बाद 42 देन 43 अगेन 43, फिर 45 अगेन 47 एंड 50। ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यस, ये हमारा अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम लोग क्या देखना है हमें कि 8th पोजीशन पे कौन सा नंबर है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 40। इट मीन्स कि जो हमारा मीडियन होगा हमारा क्या कहला जाएगा 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40, इधर राइट आंसर। आई होप मीडियन आप निकालना सीख गए होंगे। अब आइए इस मोड कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। उसके लिए हम लोग इसको पहले इरेज कर लेते हैं। तो मोड के लिए हमने क्या बताया था कि किसी भी डेटा में सबसे ज़्यादा टाइम्स जो ऑब्जर्वेशन रिपीट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा मोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा मोड कहलाएगा। तो आप इसमें अगर देखोगे तो एक 38 एंड 38 के बाद एक 43, 38 एंड 43 जो हमारा होगा सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहे होंगे। जैसे देखिए 38 की बात करें, एक मिनट कलर मैं चेंज कर दूं। देखिए 38 है,
एक और कहाँ पे 38 है, यहाँ पे 38 हो गया, एक 38 ये हो गया, मतलब 38 जो हमारा है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा। नेक्स्ट जो हमारा है 43, देखिए 43, एक यहाँ पे 43, मतलब कि जो 43 है वो भी कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। तो हमने बोला था आगे कि मोड जो हमारा है वो 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा इस डेटा का जो मोड जो होगा 38 एंड 43, ये दोनों आंसर्स होंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको मोड और मीडियन भी समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बार ग्राफ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बार ग्राफ है। तो देखिए बार ग्राफ किसको कहते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि देखिए क्या लिखा है, डेटा शोन यूजिंग रेक्टेंगुलर बार। रेक्टेंगुलर बार आप समझ रहे होंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एक ये बनाया, देखिए ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर बार कहला जाएगा। ये क्या कहला जाएगा, रेक्टेंगुलर बार कहला जाएगा। ऑफ इक्वल ब्रेथ, देखिए इसका जो ब्रेथ है ये ब्रेथ ही होगा, ये वाला जो पार्ट होगा क्या होगा, ब्रेथ है। ये इक्वल होंगे एंड डिफरेंट हाइट, हो सकता है कि इसका हाइट ये है, ऐसे मैंने हॉरिजेंटल बना दिया, इसको हम लोग वर्टिकल अरेंज करेंगे अभी। उसका क्या होना चाहिए, डिफरेंट हाइट होनी चाहिए, लेकिन ब्रेथ उसके इक्वल होने चाहिए। उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, बार ग्राफ कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, द लेंथ ऑफ बार शो द वैल्यू ऑफ द डेटा। जो भी हमारे पास डेटा गिवन होंगे, ये जो बार होगा वो हमारे उस वैल्यू का डेटा शो कर रहा होगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसको स्केच बना देता हूँ कि कैसे हम लोग बार ग्राफ बनाएंगे, वो देख लेते हैं। कि देखिए सबसे पहले हम लोग एक्स वाई प्लेन बनाएंगे। देखिए मान लीजिए हमने एक एक्स वाई प्लेन बनाया, थोड़ा सा ये हो गया, कोई बात नहीं। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। ये क्लास 7th की बात करता है, ये क्लास 8 की बात कर रहा, और ये क्लास 9th की बात कर रहा। और इसमें अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इधर है। मान लीजिए कि क्लास 7th, ये जो हमारा 7th है, यहाँ से मैं एक रेंज स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए 10 है, 20 है, कलर चेंज कर लेते हैं, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि आपके पास जो डेटा है क्लास 7 का, उसमें 20 स्टूडेंट है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये टेढ़ा हो गया, अगर मैं बात करूं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20 स्टूडेंट है, किसमें, क्लास 7th में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 20 है। अगर मैं 8 की बात करूं, मान लीजिए 30 हो, या क्लास 9th की बात करें तो 40 हो। तो इसको कैसे हम लोग बार ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए हमने क्या बोला, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, हमने प्लॉट कर लिया। अब इस वाले डेटा को हमें इस पे प्लॉट करना है, कैसा, रेक्टेंगुलर बार की तरह, जिसका ब्रीथ क्या हो, इक्वल हो, ब्रीथ कैसा हो, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए 7th में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 20 है, तो हम लोग यहाँ पे 20 से लेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए आ गया, ये हमारा क्या कहलाएगा, बार ग्राफ कहलाएगा। अगर क्लास 8 की बात करें तो क्लास 8 में कितने स्टूडेंट है, 30, तो 30 हमारा यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगा। ये हमारा 30 को शो कर रहा।
मान लीजिए क्लास 7th की बात 9th की बात करेगा तो 9th में कितने हैं 40, तो यहाँ पे देखिए 40 है, तो इसके सामने हम लोग एक रेक्टेंगुलर बार बना देंगे। ये तो यही हमारा क्या कहलाएगा, बार ग्राफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बार ग्राफ कहलाएगा। क्लियर है? आई होप बार ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो हुआ यही हमारा बार ग्राफ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद हमने बोला था कि एक डबल बार ग्राफ होता है। क्या होता है, डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ में करते क्या है, नॉर्मली बार ग्राफ ही बनाते हैं, लेकिन उसका जो बनेगा बार ग्राफ वो देखिए क्या बनेगा। यूज्ड व्हेन टू सेट्स, कितने होंगे, 2 रेक्टेंगुलर बार होंगे, ऑफ अ डेटा आर कंपेयर्ड टूगेदर। मतलब कि जो 2 सेट्स होंगे डेटा का वो कंपेयर, एक दूसरे से कंपेयर कर रहे होंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे समझने की कोशिश करते हैं, इसको भी हम लोग एक बार ग्राफ के थ्रू समझते हैं। कैसे हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, सिंपल सा देख लेते हैं। तो देखिए इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, XY प्लेन बनाने पड़ेंगे। ये X है, अरे यार कहाँ चला गया, ये आपके पास X है और ये आपके पास Y है। ठीक है, अब इसमें हमने बोला था पिछले क्वेश्चन में कि मान लीजिए 2 3, जैसे मान लीजिए एक क्लास ये रहा, दूसरा क्लास ये रहा, तीसरा क्लास ये रहा। ये क्लास 7th की बात कर रहा, ये क्लास 8 की बात कर रहा और ये क्लास 9th की बात कर रहा। ठीक है, और वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो क्लास 7th में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 20 थे, क्लास 8 में 30 एंड क्लास 9th में 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो हमने Y पे क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना है 10, 20, 30, 40। ये हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट को इधर प्लॉट कर दिया है और ये हमारा क्लास को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग अब इसको समझते हैं कि डबल बार ग्राफ में कैसे समझेंगे। तो देखिए ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, हो सकता है कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्लास 7th में 20 है, इसमें जो गर्ल्स होगी, मान लीजिए जो गर्ल्स है 5 है और बॉयज़ कितने हैं आपके पास 15 है। बॉयज़ कितने हो गए 15 हो गए और गर्ल्स कितने हो गए 5 हो गए। तो ये दोनों को क्लास 7th में ही हमें प्लॉट करना होगा और उसी को हम लोग क्या कर देंगे, बार ग्राफ कहेंगे। एक हम लोगों को गर्ल्स के लिए बनाना होगा बार ग्राफ और एक बॉयज़ के लिए बनाना होगा और दोनों को अटैच करना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक क्लास 7th का मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। तो पहला हम लोग गर्ल्स की बात कर लेते हैं। तो गर्ल्स कितनी है 5 है, कितनी है 5 है। तो 5 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, तो हम लोग एक काम करते हैं 5 ये हुआ। ठीक है, ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये 5 हो गया। नेक्स्ट जो हमारा होगा, दूसरा कलर ले लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ, कितना है 15। तो 15 यहाँ पे आएगा। तो देखिए 15 के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा, बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा और ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा। तो इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, डबल बार ग्राफ। देखिए एक ही में हमारा क्या हो गया, क्लास 7th है, उसमें बॉयज़ को भी रिप्रेजेंट कर दिए और गर्ल्स को भी रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, और दोनों कंपेयर हो रहा है कि एक ही क्लास में जो नंबर ऑफ गर्ल्स है और नंबर ऑफ बॉयज़ है उसमें कितने का डिफरेंस है। तो ये हमारा हो गया। उसी टाइप से 8 को भी प्लॉट कर लेंगे, उसी टाइप से 9th को भी प्लॉट कर लेंगे और उसी को हम लोग कहते हैं डबल बार ग्राफ। क्लियर है?
डबल बार ग्राफ समझ में आ गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट में क्या है, वही है जो हमने बताया था, डबल बार ग्राफ से रिलेटेड आपको ऐसे ही दे देगा, ग्राफ दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए कि नंबर ऑफ बॉयज़ किस में ज़्यादा है किस में कम है, ठीक है ना। उसी टाइप से कंपेयर कर करके क्वेश्चंस बना देता है, और ये जनरली आपको केस स्टडी में आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ये जो लास्ट टॉपिक है जो हमारा, ये क्या है, लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि चांस ऑफ इवेंट है। क्या है, चांस ऑफ इवेंट। जैसे इसको समझिए कि आपके पास मान लीजिए कॉइन है, अगर आप उसको टॉस करोगे 1 टाइम तो आप बता सकते हो कि अगर वो हवा में है तो वो हेड आएगा कि टेल आएगा, आप नहीं बता सकते। तो आप बोल सकते हो कि उसके 2 चांस बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 2 चांस बन रहे हैं, या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, चांस ऑफ एन इवेंट। हमने एक कॉइन को टॉस किया और वो एक इवेंट बना, उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, वही हमारा क्या कहला जाता है, प्रोबेबिलिटी कहला जाता है। तो देखिए, और नेक्स्ट क्या है, जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, 0 एंड 1 के बीच में ही आएगा। क्लियर है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मीन्स इवेंट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर मान लीजिए 0 इवेंट आ गया, आंसर में आपका 0 आ गया, मैं आगे समझाता हूँ कैसे आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट है। जैसे मान लीजिए आपके पास डाइस है, डाइस को आपने थ्रो किया और किसी ने बोला कि 7th आएगा क्या, तो क्या पॉसिबल है कि उसमें 7 आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम तो उसमें 6 ही नंबर्स होते हैं, 7 तो आएगा नहीं। तो उस केस में हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा 0 होगा, और 0 जो है वो इवेंट पॉसिबल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अगर आता है इट मीन्स इवेंट इज सर्टेन इवेंट है। क्लियर है, तो आपको 2-3 चीज़ें प्रोबेबिलिटी के लिए अभी याद रखना है, क्योंकि आगे ये बहुत हायर क्लास में जब आप पढ़ोगे तो आपको ये और अच्छे से समझने की कोशिश करना पड़ेगा, आपको और समझना भी पड़ेगा। तो फर्स्ट आप बोलोगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस ऑफ इवेंट होता है, उसका जो आंसर होता है 0 to 1 के बीच में ही होता है। ये जो प्रोबेबिलिटी अगर 0 आता है उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। क्या कह देते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर प्रोबेबिलिटी 1 आता है तो उसको हम लोग इवेंट ऑफ इज सर्टेन बोल देते हैं। इस टर्म्स आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए, इफ़ यू फ्लिप अ फेयर क्वाइन, आपने क्या करा, एक क्वाइन को टॉस करा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो आपको बताने हैं। तो हमने अभी बोला था कि अगर आप 1 क्वाइन को